हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और आज हम सबका क्लास 8 जो हिस्ट्री है उसका 6वां चैप्टर हम सब पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम सब क्लास 6 और 7 की हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी ये तीनों एकदम अच्छे से इसी तरह ख़त्म हो गए हैं। अगर आप देखना चाहें तो उसको प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। तो देखिए, आज का शीर्षक है देसी जनता या दो देश की जनता। बताया गया कि सभ्य बनना। अब देखिए, जो यहाँ पर हम समझाने का प्रयास करेंगे कि देखिए, शीर्षक का कहने का मतलब ये है कि शीर्षक कह रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इस समय अब गांव अर्थात देश, जो देश के लोग थे और उसको अब सभ्य बनाने लगी है, अर्थात उसके रीति रिवाज और जो शिक्षा व्यवस्था थी और जो राष्ट्र में जो भी राष्ट्र का जो चिन्ह वगैरह था और सब थी उनमें भी हस्तक्षेप करने लगी है। तो आप बने रहिए और धैर्य बनाए रहिए। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लिखा गया है कि पहले अध्याय में, इसके पहले वाले अध्याय में, जैसे कि दोस्तों हम हर एक वीडियो में बताते हैं कि जो क्लास 8 की एनसीईआरटी और वो भी हिस्ट्री की है, तो ये जान लीजिए, आप अगर दूसरा तीसरा चैप्टर से डायरेक्ट आएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये कम से कम 40 से 45% क्या होता है अगले चैप्टर से रिलेट रहता है। तो आप सीरियल से वीडियो देखकर तब यहाँ पर आएँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए, लिखा गया है, पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों, आदिवासियों पर किस किस तरह का प्रभाव पड़ते थे। आगे देखिए, बताया गया कि इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से जो विद्यार्थियों के जीवन का क्या असर पड़ा, विद्यार्थियों के जीवन को समझने के लिए क्या ज़रूरी है। भारत बताया गया, क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर और यहाँ आय के नियंत्रण ही नहीं किए करना चाहते थे। बताया कि उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी था। बताया गया कि वे मानते थे कि उन्हें देसी देसी जो देश के समाज हैं, देश के समाज सभ्य बनाना चाहते थे, अर्थात जो देश के समाज हैं, देसी जो समाज है, इन्हें वह सभ्य बनाना चाहते थे। आगे बताया गया, और उनके रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को बदलना चाहते थे। उनके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे। बताया गया कि भारतीयों की जो शिक्षा थी, सभ्य थी और अंग्रेज़ों की जो सोच थी और अंग्रेज़ों के सोच के मुताबिक क्या बताया गया कि अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन-कौन कदम उठाए जाने थे। बताया गया कि अंग्रेज़ों के पास भी इन सवालों का कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। अंग्रेज़ों ने बताया कि इन सवालों पर कोई दशक बताया गया, मतलब इसका कहने का मतलब है वर्षों दर वर्षों क्या हुआ, ये प्रथा चलती रही। आगे देखिए, यहाँ पर अब है कि अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। तो अब देखिए, अंग्रेजों ने शिक्षा पर क्या अपना, अर्थात यहाँ के भारत की शिक्षा पर क्या अपना मत दिया। तो देखिए, है कि अंग्रेज जैसे देखिए, बताएं कि सबसे पहले इस बात पर ध्यान दी कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे। शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 2 सालों में किस तरह विकसित हुए। इस या इसे देखिए, लिखा है कि इसे पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसे प्रतिक्रिया दी। अर्थात बताया गया कि देखिए, लिखा है आगे कि इस बारे में अंग्रेज के विचार पर किस तरह विकसित हुआ कि भारतीय को कैसे पढ़ाया जाए। अब देखिए, लिखा गया है प्राच्यवाद की परंपरा, याद रखना। अब यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, लिखा गया है प्राच्यवाद की परंपरा। तो देखिए है कि सन
1783 में, सन 1783 ईस्वी में विलियम जोन्स नामक एक सज्जन कलकत्ता आए। याद रखना यहाँ से। अब देखिए, एक विलियम जोन्स, क्या नाम था? विलियम जोन्स ने ना कलकत्ता आए, ना कलकत्ता आए। अब देखिए लिखा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित की गई सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज थे। तो याद रखना, ये जो विलियम जोन्स थे, ये कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज थे। आगे देखिए, बताया गया पद पर तैनात थे। बताया गया कानून के माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। याद रखना, जोन्स कानून के माहिर अर्थात कानून के ज्ञाता थे और उसके साथ साथ भाषाविद थे। भाषाविद क्या होता है? तो देखिए बताया गया, उन्होंने ऑक्सफोर्ड 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 में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। मतलब ये ग्रीक और लैटिन, ये दो भाषा है, इन दो भाषाओं को अध्ययन किया था। बताया गया कि वे फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखे थे। आगे देखिए, बताया गया कि भाषाविद का मतलब यही होता है कि अनेक भाषा को जानते थे, अर्थात ग्रीक, लैटिन, और बताया गया वे फ्रेंच भी सीखे अपने दोस्तों से। आगे देखिए, लिखा गया है कि बताया गया इसके अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत के जो विद्वान के साथ बैठकर उनकी संस्कृत की बारीकियों को, उनके व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, बताया गया धर्म, राजनीति, नैतिक, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान, अन्य विज्ञानों को भी, प्राचीन पुस्तकों को भी अध्ययन करना शुरू कर दिया। आगे देखिए, बताया गया कि जोन्स ने पाया कि उस समय जो कलकत्ता में तैनात बहुत सारी अंग्रेज जो अफसर थे, अंग्रेज अफसरों ने भी उन्हें जैसे दिलचस्पी रखी, अर्थात और अनेक जो अंग्रेज थे, जैसे ये अंग्रेज थे और अंग्रेजों ने इन सब बातों में दिलचस्पी रखी। तो आप देखिए और कौन आया, जैसे बताया गया हेनरी टॉमस। कौन थे? तो हेनरी टॉमस ने कोलब्रुक और नैथेनियल, याद रखना, हेनरी टॉमस और कोलब्रुक और कौन? तो नैथेनियल हॉरहेड ने भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। आगे बताया गया, प्राचीन भारतीय विरासतों को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जो जोन्स थे, विलियम जोन्स थे, बताया गया कि एशियाटिक, याद रखना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। आगे बताया गया, जोन्स और कोलब्रुक, याद रखना, जोन्स और कोलब्रुक ने भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। बताया गया कि जो जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह के रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की जो प्राचीन संस्कृतियां थी, उनके प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। बताया गया कि उनका मानना था, किनका? जोन्स और कोलब्रुक का, इनका दोनों का क्या मानना था कि बताया कि उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता यह प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में अर्थात जोन्स और कोलब्रुक के राय में बताया गया, भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ तक कि पवित्र और
कानूनी जो ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत ज़रूरी था। उनका मानना यह भी था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के ज़रिए समझा जा सकता है। अर्थात उनका ये कहना था कि जो हिंदू और मुसलमान हैं, इन सब के विचारों को अगर जानना हो तो जो प्राचीन पुस्तकें हैं या जो ग्रंथ हैं, जो ग्रंथें हैं, कानून ग्रंथें हैं, इन सबको पढ़कर तब जाना जा सकता है। आगे बताया गया, देखिए बताया गया इन रचनाओं के ज़रिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं को पुनः अध्ययन से भारत के भावी विकास का आधार पैदा की जा सकती है। आगे देखिए बताया गया, इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने और उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को परंतु भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी। बताया कि बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। आगे बताया गया कि इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावकों और मालिक दोनों की भूमिका को निभा रहे थे। देखिए आगे बताया गया, इन प्रयासों और विचारों से ने प्रभावित होकर कंपनी ने बहुत सारी अधिकारियों ने दलील की कि अंग्रेज को पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए। अर्थात अंग्रेज का जो पश्चिमी ज्ञान था, अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बजाय अब भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए। आगे बताया गया कि ये प्राचीन भारतीय जो ग्रंथ के अध्ययन को प्रोत्साहन देने का और संस्कृत व फारसी साहित्य काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। बताया गया, इन अधिकारियों को यह भी मानना था कि हिंदू और मुसलमान को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले परिचित हैं। आगे बताया गया कि और जिसे वे आदर और महत्व दें, उन्हें अनजान विषयों की शिक्षा न दी जाए। अर्थात जो वे न जानते हो उनकी शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों के राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं। केवल तभी जबरन शासक अपनी प्रजा के आदर की उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1881 में अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा दिया गया। याद रखना, पूछेगा कब, तो याद रखना 1781 में किस भाषा का, अरबी, फारसी और इस्लामिक क्या हुआ, इसका बढ़ावा दिया गया। इन सब का बताया गया कि कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। कलकत्ता में इन सबको बढ़ावा देने के लिए एक मदरसा खोला गया और बताया गया कि 1791 में बनारस जो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। बहुत बार पूछा जाता है, तो इस बात को याद रखना कि कब, तो 1751 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा की जा सके और बताया गया कि देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के जो सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। क्या हुआ, इन विचारों से सहमत नहीं थे। बताया कि इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादी के कटु आलोचक भी थे। जो प्राच्यवादी थे, अंग्रेज जो प्राच्यवादी थे, तो इस प्राच्यवादियों के क्या किए, कटु आलोचक भी थे। तो देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि वारेन हेस्टिंग का स्मारक रिचर्ड वेस्टमार कोड 1830 अब कलकत्ता में स्थित क्या है, विक्टोरिया मेमोरियल में है। ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर ये जो दिख रहा है, सबसे ऊपर वारेन हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है, जो प्राच्यवादी की
जो प्राच्यवादी की भारी समर्थक था, अर्थात ये जो वारेन हेस्टिंग था, यह प्राच्यवादी अर्थात जो अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था, इसका समर्थक था। बताया गया कि इसके एक तरफ पंडित हैं, एक तरफ क्या हैं, एक तरफ पंडित हैं और दूसरी तरफ नीचे मुंशी हैं, अर्थात ये मुंशी है नीचे बैठा है और यह पंडित है। बताया कि जो वारेन हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे। जो ये थे, जो वारेन हेस्टिंग था, तो बताया गया ये पंडितों और मुंशियों से अनेक ज्ञान को सीखना चाहता था, भाषाओं को सीखना चाहता था। उन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझने या वारनाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीत रिवाज और कानून के बारे में जानना चाहते थे। अब और बताया गया कि और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। वारेन हेस्टिंग ने पहले करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। उनका विश्वास था कि यह यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संप्रदा की भारत में ब्रिटिश शासन के आधार बनेगी। देखिए दोस्तों, अभी जो आया कि प्राच्यवादी देखिए बताया गया कि एशिया की भाषा और संस्कृत को गहन ज्ञान रखने वाले होते हैं प्राच्यवादी। मुंशी बताया गया ऐसे व्यक्ति जो फारसी, याद रखना बहुत बार पूछा जाता है, कभी कभी मिलान करने के लिए देता है। तो जो मुंशी होते हैं, ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना जानता हो, अर्थात फारसी पढ़ना लिखना जानता है, तो उस समय उसे मुंशी कहा जाता था। तो देखिए लिखा गया है अगला, वारनाकुलर। तो देखिए वारनाकुलर यह शब्द आमतौर पर मानव भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा का या बोलचाल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बताया गया कि भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा का था उसमें इस्तेमाल की जाने वाली भाषा थी, ये अस्थाई भाषा थी। साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेज के बीच फर्क तो चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। अब देखिए मदरसा, बताया गया कि मदरसा क्या होता है, तो बताया गया सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहते हैं। जो सीखने का स्थान, जहाँ विद्या का सीखने का स्थान होता है, उसे बताया गया कि अरबी भाषा में उसे हम मदरसा कहते हैं। यह बताया गया कि यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई संस्था हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से लिखा गया है, देखिए यहाँ से लिखा गया है पूरब की जंगन बोल गया कि पूरब की जो जंगन और गलियाँ थी ना, गतलियाँ थी। तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण से आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है। आगे है कि अवैज्ञानिक है, और क्या है, त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। आगे देखिए बताया कि उनके मुताबिक जो पूर्वी साहित्य या अंग भीर सतही था। इसलिए उन्होंने दलील की कि अंग्रेज को अरबी और संस्कृत भाषा के व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने का इतना खर्च नहीं करना चाहिए। आगे देखिए बताया गया कि प्राच्यवादी हम पर हमला करने वाले में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को सुख करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को देखने में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यावसायिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय बताया गया कि ये पढ़ाए जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह वैज्ञानिक और तार्किक सफलता का हासिल की। आगे देखिए लिखा गया है आगे यहाँ पर कि 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। बताया गया कि
कौन? तो थॉमस बैबिंगटन ने मैकाले इन आलोचकों में सबसे प्रमुख थे। बताया गया कि और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे, जिसे सभ्यता का पठन जिसे सभ्यता का पाठन जरूरी था। आगे देखिए बताया गया कि मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक ही खाना, याद रखना बार बार पूछता है कि जो मैकाले था, तो मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय अर्थात जो ये दिख रहा है आप, तो ये जो दिख रहा है इसका जो एक खाना है, तो बताया कि एक खाना जो यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना भारत और यूरोप के सचमुच बताया गया कि जो एक खाना केवल एक खाना ही भारत और अरब के सचमुच देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बताया गया कि गहन ऊर्जा और अन्वेषपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सीखने की जरूरत पर जोर दिया। इसका मैकाले का मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियां को पढ़ाने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में कुछ विकास के अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ना लोगों को सभ्य बनाने उनकी रुचियां, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। आगे देखिए लिखा गया है कि मैकाले ने पिटसन विवरण के आधार पर 1835 में अंग्रेजों को शिक्षा अधिनियम पारित किया। कितने? 1835 ईस्वी में शिक्षा अधिनियम पारित किया। यह फैलाव भी किया कि अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज और प्राच्यवादी संस्थाओं को प्रोत्साहन न दिया जाए। बताया गया कि इन संस्थाओं को अपने आप क्षरण या शिकार होते जा रहे हैं। अंधकार और मंदिर इत संज्ञा की गई। इन सभी को संज्ञा की गई। बताया गया कि अंग्रेजों और पाठ्य पुस्तकों को छपने दिया जाए। आगे देखिए लिखा गया है व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1800 देखिए लिखा गया है 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी ने नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स गुड के सामने से जारी किए गए इस संदेह को गुड का नीति पत्र कहते हैं। याद रखना क्या कहते हैं? गुड का नीति पत्र कहते हैं। आगे देखिए लिखा गया है गुड का डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात ये जो गुड की जो नीति पत्र था, इस नीति पत्र को हम गुड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए लिखा गया है इस दस्तावेज में क्या हुआ कि भारत में लोगों की बताया गया लोगों की जाने वाली शिक्षा नीति के रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ होंगे। आगे देखिए बताया गया इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवसायिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया कि उसने मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विषय में होने वाले लाभों को समझने और तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा पढ़ लीजिए, हम सब पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है
देखिए लिखा गया है ज्ञानियों की भाषा। तो बताया गया कि अंग्रेजी पढ़ने की ज़रूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने कहा था कि सभी पक्ष पर इस बात पर सहमत दिखाते हैं कि भारत के देसी लोग द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली जो भाषा थी बोली न होकर साहित्यिक जानकारी होते थे और न ही वैज्ञानिक जो थे इसके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी थी कि बताया गया अलग किसी और स्रोत से उनका समृद्ध न बनाया जाने लगा। बताया गया किसी भी मूल्यवान कृतिम को का उनके अनुवाद भी नहीं किया जाता था। आगे देखिए बताया गया कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि ये संसाधन के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी यदि यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली के अलावा बताया गया कराया जाए तो उनकी रुचियाँ और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। ब्रिटिश वस्तु की मांग पैदा होगी। बताया गया कि क्योंकि तब यहाँ के जो लोग हैं यूरोप में बनी चीज़ों का अपनाया और खरीदना शुरू कर देंगे। गुड की नीति पत्र से तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीय नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। जो भारतीय के नैतिकता चरित्र का उनका उत्थान होगा। बताया गया इससे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदारी बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारी की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा था बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता था और न ही शासन के लिए आवश्यकता निपुणता पैदा कर रहा था। बताया गया कि 1854 के नीति पत्र के साथ ही बताया गया बाद में कई अहम कदम उठाया गया। बताया गया कि सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए कदम उठाए गए। 1857 में मेरठ और दिल्ली में सिपाहियों ने विद्रोह कर रहे थे। उसी समय कलकत्ता मद्रास मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। बताया गया कि स्कूल की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रभाव यहाँ पर देखिए लिखा गया है यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क लिखा गया कि 1854 के गुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वाले की निर्णय विजय का संकेत था। इससे बताया गया कि इसमें कहा गया था कि जो हम जोर लेकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम किस शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। आगे बताया गया उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतम कलाओं सेवाओं दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार था। आगे देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है नैतिक शिक्षा की मांग। क्या लिखा गया है? नैतिक शिक्षा की मांग। देखिए लिखा गया है 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यावसायिक शिक्षा के पक्ष में दिया। आगे देखिए लिखा गया है कि दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। लिखा गया कि प्राच्यकारों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई धर्म के जरिए संभव है। आगे देखिए बताया गया कि 1813 में 13 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्राच्य गतिविधियों के विरोध थी। कंपनी को भय था कि प्राच्यकारों की गतिविधियां की वजह से अस्थायी जनता में भी बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत के अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल कर पाने की वजह से प्राच्यकारों ने अंततः क्या हुआ कि सेरा रामपुर में अपना मिशन खोला। इस इलाके का जो बताया गया यह इलाका
यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आया था। बताया गया कि वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया था। 1818 में एक कॉलेज खोला गया। आगे देखिए बताया गया 19वीं सदी के दौरान पूर्व पूर्व भारत में प्राच्यकार स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश शासन प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में जानकारी करने लगे थे। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाज, व्यवसाय मूल्यों, मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह छेड़छाड़ देश के लोगों को भड़का सकती है। यहाँ पर आगे देखिए लिखा गया है कि स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। जो स्थानीय पाठशालाएं थी, तो देखिए लिखा गया, क्या आपको कुछ अंदाज है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चे को किस तरह बढ़ाया जाता था। क्या बताया गया, क्या आपने कभी भी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते थे या नदी की ओर अक्सर स्कूल थे जो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ। देखिए बताया गया विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने, याद रखना ईसाई धर्म के प्रचारक कौन, विलियम एडम ने। देखिए बताया कि विलियम एडम ने बताया गया बंगाल बिहार के जिलों में, कहाँ पर, बंगाल और बिहार जिलों में के दौरान किया गया था। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। बताया गया एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। बताया गया एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशाला है। ये बहुत छोटे केंद्र थे जिसमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं रहे होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बढ़ी। बताया गया यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। बताया गया ये पाठशालाएं संपन्न लोगों का स्थानीय समूह द्वारा चलाए जा रहे थे। कई पाठशाला थे, बताया गया स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका था वह काफ़ी लचीला था। आज हम बताया गया आज हम जिन चीज़ों के स्कूल से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ उस समय की पाठशालाओं को मौजूद थी। बताया गया बच्चों की फीस निश्चित थी। याद रखना यहाँ से अब इम्पोर्टेंट चलेगा। तो बताया गया जो उस समय था, तो उस समय क्या था, बच्चों की फीस निश्चित थी। छपी हुई किताबें नहीं होती थी। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। बताया गया बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी। ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे। अलग से कक्षाएं लेने बच्चों की हाजिरी लेने का इंतजाम बताया गया इंतजाम नहीं होता था। बताया गया कि सालाना इम्तहान और नियमित समय सारणी जैसा कोई व्यवस्था नहीं था। बताया गया कुछ पाठशालाएं बरगद की छाँव में ही की जाती थी, तो कई गांव के किसी भी दुकान या मंदिर के कोने में गुरु के घर के ही बच्चे को पढ़ाया जाता था। बच्चा की फीस उनकी माँ और पिता की क्या आमदनी से तय होता था। बताया गया कि जो अमीर रहते थे, अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और बताया गया क्या पढ़ना है, यह बात विद्यार्थी के ज़रूरत को देखते हुए गुरु ही तय करता था। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था। सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। बताया गया कि अलग स्तर के विद्यार्थी के साथ गुरु होता था अलग अलग से बात करते थे। बताया गया एडम ने पाया कि एक लचीली प्रणाली अस्थायी आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल नहीं है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी। याद रखना बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या हुआ कि जब कटाई का समय आता था तो उस समय
जो क्लास होता था वो सब बंद हो जाता, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेत में जाया करते थे। बताया गया कि जाया करते थे, कटाई और अनाज अनाज जो होता है निकल जाने के बाद अ, पाठशाला होती वह दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण भी काश्तकारों के जो बच्चे होते थे पढ़ाई कर सकते थे। आगे देखिए लिखा गया है नई दिनचर्या एवं नए नियम। तो देखिए बताया गया कि 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा था। इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में स्थानीय पाठशाला के कामकाज में ज़्यादा दखल दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी कंपनी थी एक दिन दिनचर्या नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या बताया गया कि इसके लिए क्या क्या कहा पंडित क्या कहा पंडित को सरकार ने नौकरी रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित 4-5 स्कूलों की देखरेख की जिम्मा सौंप दी जाती थी। पंडित का काम पाठशाला का दौरा करना और वहां अध्ययन की स्थिति में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु थे निर्देश दिया जाता था कि वे समय पर अपना स्कूल में रिपोर्ट अर्थात पहुँचे और कक्षाओं को नियमित सारणी के अनुसार पढ़ाए। बताया गया कि जो अध्यापन था बताया गया कि वह जो अध्यापन था वह बहुत बहुत देखिए बताया गया कि वह जो अध्यापन था पाठ्य पुस्तक पर आधारित था और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वर्ष वर्ष बताया गया वार्षिक परीक्षा की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि नियमित रूप से शुल्क दे, नियमित रूप से कक्षा में आए और बताए तय की गई सीटों पर ही बैठे। आगे बताया गया अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाले पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने जो नई पाठशालाएं अनुवांशिकता के जो अनुशासन के नियमों का पालन कर रहे। आगे देखिए बताया गया कि नए नियम पर चलने वाले पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलता था। जो पाठशाला की व्यवस्था के भीतर काम करने वाले जो तैयार नहीं थे उन्हें कोई भी सरकारी सहायता अर्थात वही जो पैसा सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। बताया गया कि जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने के बजाय अपने स्वतंत्रता बनाए रखी कमजोर पड़ने लगे थे। इन नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले बताया गया पहले वाली व्यवस्था के गरीबी किसान के बच्चे थे पाठशाला में जा सकते थे, क्योंकि शाखाओं के जरिए सारणी काफी लचीली होती थी। नई व्यवस्था थी अनुशासन की मांग की थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी बच्चा का स्कूल जाना जरूरी नहीं था। बताया गया जबकि बताया गया क्या जबकि उस समय गरीब घरों में क्या होता था, गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने के लिए जाया करते थे। बताया गया अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा आ पाता था तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता है। देखिए यहाँ पर एक है अरविंदो घोष। तो याद रखना इससे भी प्रश्न बनता है। तो देखिए लिखा गया है कि 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे अर्थात मुंबई में अपनी एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा गया कि ये जो अरविंद घोष थे, इन्होंने बताया कि
राष्ट्रीयता का एक भाषण जागृत करना। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहित्य कार्य पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए, ताकि ताकि यह क्या कहें ताकि यह मातृभाषा में होने से ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरबिंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपनी मूल मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों और लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी क्षेत्रों के अनुभव 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 का भरपूर लाभ उठाया चाहिए। उनके अतिरिक्त कक्षा में कोई भी हस्तकला भी की भी शिक्षार्थी हैं सीखना चाहते हैं तो स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रहें। आगे देखिए। यहाँ पर लिखा गया है, स्कूल जाने और विश्वविद्यालय खोले तथा शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुई प्रयासों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे, बताया गया। परंतु क्या हुआ कि बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध भी थे, जैसे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। बताया गया ये क्या थे, ये प्राच्यवादी जो भाषा थी इसके विरुद्ध थे, तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया इस तरह के लोग भी रहते थे। आगे देखिए यहाँ बताया गया कि अंग्रेजी शिक्षा के जो हमें गुलाम बना दिया था, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया था। बताया गया कि महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध बोध पैदा कर दिया है। बताया गया इसके प्रभाव में जाकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतम मानने लगे और अपनी उनकी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। बताया गया महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विषय भाष एक पापपूर्ण है। बताया गया कि इसके भारतीयों के इसने भारतीयों को दांव पर दास बना दिया। बताया गया कि इसने लोगों को प्रभाव डाला और प्रभाव डालकर कहने वाले थे कि संस्थाओं में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे हैं। बताया गया महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर क्या प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। बताया गया कि जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थाओं को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताए गए वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं। आगे बताया गया कि महात्मा गांधी ने दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषा में ही होनी चाहिए। तो याद रखना, बार बार पूछा जाता है। तो ऐसा किसने निश्चय किया कि जो शिक्षा है वह मातृभाषा में ही होनी चाहिए, तो वह महात्मा गांधी थे। मातृभाषा में ही होनी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों के अपाहिज बना देगी। बताया कि उन्हें अपने सामाजिक परिवेश में काट दिया गया मतलब हटा दिया गया। बताया गया कि उन्हें वो जो अंग्रेजी या प्राच्यवादी भाषा थी ना, अंग्रेजी भाषा, बताया गया उन्हें अपनी भूमि पर अजनबी बना दिया। बताया गया कि जो भारत के लोग हैं उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने और स्थानीय संस्कृत से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षक अपनी जनता के जुड़ने के तौर पर तरीके भूल चुके थे। बताया गया महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तक पर तो जोर दिया गया है, परंतु लेकिन जीवन अनुभव और व्यावसायिक ज्ञान की अपेक्षा नहीं की गई है। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा है
शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता को पा लेना ही शिक्षा नहीं था। बताया गया देखिए यहाँ पर कि लोग बताया गया कि क्या हुआ यहाँ पर देखिए लिखा गया विकसित केवल साक्षरता यानी पढ़ने लिखने को ही क्षमता नहीं कहते हैं। आगे बताया गया कि शिक्षा न केवल शिक्षा नहीं होती है, इसके लिए तो लोगों के हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें होते हैं किस तरह काम करती हैं और उसने और क्या हुआ कि इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता में दोनों विकसित होंगे। आगे देखिए लिखा गया है साक्षरता ही शिक्षा नहीं, अर्थात साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। तो देखिए लिखा गया है कि महात्मा गांधी ने लिखा कि शिक्षा से मेरा मतलब ये इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भाव के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता न केवल शिक्षा का अंत है और न ही उनकी शुरुआत है। यह तो केवल एक साधन है। बताया गया कि जिनके जरिए पुरुष और महिलाएं दोनों को शिक्षा दी जा सकती है। जो साक्षरता होती है अपने आप में शिक्षित नहीं होते हैं। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोग हस्त कौशल सिखाऊंगा और बताया कि उन्हें उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से भी बनाया जाना चाहिए। यानी कि बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया को क्यों और क्रियाशील पता करनी चाहिए। आगे देखिए लिखा गया है कि जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी ऐसी राष्ट्रीय शिक्षण प्रणाली के बारे में सोचने लगे। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था के आमूल तौर पर भिन्न है। आगे देखिए लिखा गया है टैगोर का शांति निकेतन। याद रखना आगे देखिए लिखा गया है आप में से बहुत सारे दोस्त शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। बताया गया कि क्या आप जानते हैं कि इसकी जो स्थापना किसने या क्यों की थी। बताया गया रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। यह संस्था 1901 में शुरुआत की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर थे जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका मन था और दम घुटता था। बताया गया कि उन्हें स्कूल का माहौल जो दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहे सभी कभी भी नहीं चाह पाते थे। बताया गया कि जब दूसरे बच्चे को शिक्षण के सुन रहे होते हैं तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटका रहता था। यहाँ देखिए शांति निकेतन में एक अच्छा चल रहा है, जैसे कि यहाँ आप सब देख सकते हैं। आगे देखिए लिखा गया है कि कलकत्ता के एक अपने स्कूल अनुभव को शिक्षा के बारे में टैगोर ने विचार को काफ़ी प्रभावित हुआ। बताया कि जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोला। वह एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बताया कि बच्चे हैं वह खुश रह सके। आगे देखिए बताया गया जहां वे मुक्त और रचनाशील हों। बताया गया कि जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं की समझ सके। बताया गया टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। बताया गया कि वह अंग्रेज द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और
बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहते थे। शिक्षक कल्पनाशील हो, जो शिक्षक हो वह कल्पनाशील हो, बच्चों को समझाता हो और उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे के रचनाशील या चकित होने के उनके वो स्वाभाविक गुण को मार देते थे। बताया गया टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोला। याद रखना कहाँ पर, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर, तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया कि उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी थी। शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ बताया गया कि जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपने स्वाभाविक सृजनात्मकता मेधों को और विकसित कर सकते हैं। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में खामोश एवं बताया गया खामोश और जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के विचार फर्क थे। तो याद रखना पर क्या हुआ था, दोनों के विचार में फर्क थे। बताया गया गांधी जी पश्चिमी शिक्षा थी, तो गांधी जी क्या थे, पश्चिमी शिक्षा सभ्यता का या मशीनों व प्रौद्योगिकी के उपासक के कट्टे आलोचक थे, अर्थात उनका आलोचना करते थे। और जो टैगोर रहते थे, तो बताया गया टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता के श्रेष्ठ तत्व का सम्मिश्रण चाहते थे। अर्थात जो टैगोर थे, उनका कहने का मतलब है कि जो अंग्रेजों की प्राच्यवादी शिक्षा है और जो हम बना रहे, ये दोनों मिश्रण रहे। बताया गया कि उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कक्षा पर भी जोर दिया। आगे देखिए बताया गया कि इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि किसी व्यवसाय को इस तरह फैलाया जाए कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। बताया गया इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को बताया गया लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। बताया गया कि कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय शिक्षा क्या है। बताया गया यह राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी चलता रहा। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि कोई एक प्राच्यवादी है स्कूल में बताया खेल रहे बच्चों को 20वीं सदी है, अर्थात बताया गया 19वीं सदी के मध्य में ईसाई प्रचारक भारतीय सुधारकों संगठन लड़कियों को किया जा रहा है। आगे देखिए, तो देखिए दोस्तों, अगर आपने ठीक से सुना होगा तो इस प्रश्न को कर ले जाएंगे। अब आ गया हम सबका प्रश्न। तो देखिए लिखा गया है, शिक्षा में जो शिक्षा था वह प्राच्यवादी शिक्षा थी, वो इसके संदर्भ में कहा गया है। तो देखिए लिखा है पहला विकल्प कि जो प्राच्यवादी शिक्षा थे वे मानते थे कि अंग्रेजों को, देखिए यहाँ पर लिखा है कि वे मानते थे कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। कि जो प्राच्यवादी थे अर्थात जो अंग्रेज थे, उनका मानना था कि अंग्रेजों का जो पश्चिमी ज्ञान था उसके बजाय भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए। आगे देखिए बताया गया दूसरा ऑप्शन, विलियम जोन्स और हेनरी टॉमस कोलब्रुक प्राच्यवादी थे, तो ये बात सही है। आगे देखिए बताया गया कि वारेन हेस्टिंग प्राच्यवादी के घोर विरोधी था, तो नहीं, वो प्राच्यवादी ही था, अर्थात हमारा सिर्फ पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत। चौथा देखिए क्या है कि प्राच्यवादी विचारकों के आधार पर ही कलकत्ता में एक मदरसे तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कॉलेज की स्थापना हुई, तो अर्थात ये बात भी सही है। अर्थात हमारा हो जाएगा एक हो जाएगा एक दो तीन, अर्थात 1 2 3। आगे देखिए लिखा गया, सॉरी देखिए यहाँ पर 1 2 3 नहीं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 ये। आगे देखिए यहाँ हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित है। तो याद रखना एशियाटिक सोसाइटी कौन थे,
तो विलियम जोन्स। कौन थे? तो विलियम जोन्स। आगे देखिए लिखा गया है कि प्राच्यवादी का विरोध और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? लिखा गया है कि प्राच्यवादी दृष्टिकोण के विरोधी मानते थे और पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ अवैज्ञानिक था। तो ये बात सही है। बताया गया कि प्राच्यवादी का विरोध करने वालों में जेम्स मिल और थॉमस बैटिंग ने मैकाले प्रमुख थे। तो ये बात भी सही है। तो देखिए बताया गया कि प्राच्यवादी विरोधी मानते थे कि शिक्षा जो है वह देशी जनता को खुश करने के लिए नहीं बल्कि उपयोग और व्यावसायिक चीज़ों के लिए किया जाना चाहिए। अर्थात ये हमारा तीनों सही है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक ही खाना भारत और अरब के समुच्च देसी साहित्य के बराबर है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो एक क्या था? जेम्स मिल का था। आगे देखिए लिखा गया है, गुड डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है, इससे इस बात पर जोर दिया गया कि शासन में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। इसमें तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा और इंग्लैंड एवं कंपनी के प्रति अधिक सत्यवादी और ईमानदारी बनेगी। तो ये बात भी सही है। दूसरा है, इस दस्तावेज में व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा देने का तर्क दिया गया। तो हमारा 1, 2, 3 तीनों सही है। आगे देखिए लिखा गया है कि 19वीं सदी में भारतीय शिक्षा और कंपनियों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा गया है कि भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारक थे व्यावसायिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्क पर घोर विरोध किया। तो नहीं। आगे देखिए बताया गया कि कंपनी ने देसी स्कूल शिक्षा के प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा विलियम एडम्स को कहा। ये बात सही है। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रयास किया। तो ये बात भी सही है। अर्थात हमारा दूसरा और तीसरा। आगे देखिए लिखा गया है, 19वीं सदी में भारतीय विचारकों और शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा गया है कि महात्मा गांधी पश्चिमी शिक्षा के विरोधी थे। ये बात सही है। परंतु रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिमी शिक्षा और पूर्वी शिक्षा के समर्थक थे। तो समर्थक नहीं थे, पर वह थोड़ा चाहते थे कि दोनों मिक्सिंग रहे। आगे है देखिए लिखा गया है कि महात्मा गांधी ने भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शांति निकेतन नामक संस्था का शुरुआत किया था। देखिए महात्मा गांधी ने नहीं बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अर्थात हमारा हो जाएगा डी, न तो एक न तो बी। तो चलिए दोस्तों, आशा है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। अब चलिए मिलते हैं तब अगले वीडियो के अगले चैप्टर में।